और फुल फॉर्म आप ही पूछ लेना, या तो कि हम लोग इस महीने के लास्ट में इसकी घोषणा हो जाएगी। भीमसेना के प्राथमिक उद्देश्य क्या है सर? अधिकारों की रक्षा करना, अल्पसंख्यक है जो उनको दिशा दिखाने के काम करना, क्या है उनका उद्देश्य? भीमसेना का उद्देश्य देश के हर उस वंचित वर्ग, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, जो सताया हुआ है, जिसके हक अधिकार को दबा लिया गया है, जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, उसको मुख्य धारा में लेकर आना भीमसेना का उद्देश्य है। रोटी का टुकड़ा हर व्यक्ति तक पहुंचे, अन्न का दाना हर व्यक्ति तक पहुंचे, रोजगार हर व्यक्ति के पास हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति के पास हो, जाति के नाम पर शोषण ना हो, धर्म के नाम पर शोषण ना हो, महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, देश में अपराध ना हो। भीमसेना ये चाहती है। सर, अगले 5 वर्षों में भीमसेना को सामाजिक और राजनीतिक रूप में कहाँ देख सकते हैं? अगले 5 साल में भीमसेना तो एक सामाजिक संगठन 2010 से मेरे द्वारा स्थापित किया गया संगठन पूरे देश भर में 28 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा है। ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता है। समर्थक चाहने वाले अलग हैं, जो कि हर जाति धर्म में हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में भीमसेना राजनीतिक पार्टी नहीं बना रही। भीमसेना एक सामाजिक संगठन था, सामाजिक संगठन ही रहेगा। भीमसेना हमारा कैडर है, भीमसेना हमारा एक ग्राउंड लेवल का वर्क है। भीमसेना सामाजिक जैसे था वैसे रहेगा, सेपरेट रहेगा। मैं भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी खुद से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को दूंगा। जब मैं खुद राजनीति में आ रहा हूं तो मैं पार्टी चलाऊंगा। एसएसपी जो हमारा कोड नेम है, उसकी घोषणा इस जनवरी के आखिर में हो ही जानी है। लोगों के घरों पर, लोगों के घरों पर, सड़कों पर हमारे झंडे पार्टी के नजर आ ही जाएंगे। और आने वाले 5 साल में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। समाज में जब भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, भीमसेना का रुख काफी आक्रामक रहता है। आपको क्या लगता है, कानूनी लड़ाई के मुकाबले यह तरीका ज्यादा प्रभावी है? आक्रामक होना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो हमारा दर्द बोलता है, वो हमारी तकलीफ बोलती है। सदियों से जो हमें दबाया गया, कुचला गया। दलित का मतलब क्या है? जिनको दला गया, जिनको कुचला गया। दलित कोई जाति नहीं है। दलित तो वो लोग हैं जो दबे गए, कुचले गए, किसी वर्ग में भी हो सकते हैं। वो एक अलग बात है कि हमें अछूत बना दिया गया। वो एक अलग बात है कि जब हमने अपने हक मांगे, अपने अधिकार मांगे, तो उन्होंने हमें मरवा दिया। मूछें रखने का अधिकार राजस्थान में आज भी नहीं है। आज भी साफ कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। उनके पेट में दर्द हो जाता है अगर दलित का बच्चा मूछें रख ले, चश्मा लगा ले। आज हम गुड़गांव जैसे शहर में बैठे हैं, दिल्ली शहर में बैठे हैं, तो उसमें ऐसा है कि यहाँ पर लोगों का पेट भरा हुआ है, यहाँ पर लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो लोग रोजाना उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उनसे पूछो तो आक्रामकता वहां से आती है कि हमें जो तकलीफ है ना, वो एक क्रांति का रूप लेती है। और ये नीली महाक्रांति है जिसकी अगुवाई नवाब सतपाल तंवर करता है। बीजेपी से सर आपका विरोध है या सिर्फ ये दिखावा है? नहीं, बीजेपी की विचारधारा के हम विरोधी हैं। हम बीजेपी की कुछ विचारधारा, कुछ 100% सही तो कोई नहीं होता। 100% सही कोई सरकार नहीं होती। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आलोचना का भी अधिकार है, अभिव्यक्ति की भी आजादी है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हम तब भी विरोध में थे। जब हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, हमने तब भी संघर्ष किया है। मैं नहीं भूल सकता भगाना कांड, मैं नहीं भूल सकता दुलीना कांड, मैं नहीं भूल सकता मिर्चपुर कांड। ये किन की सरकारों में हुआ है? गुड़गांव के अंदर 2005 में गोंडा कांड हुआ था, मजदूरों को घेर के पीटा गया था, मैं यहाँ मौजूद था। जबरन गरीबों को घसीट घसीट के मारा गया था। बोलो किसकी सरकार थी? सरकार कोई भी हो, जुल्म जो करेगा वो लोकतंत्र का सामना करेगा। तो हम, रही बात बीजेपी के, आप जो बता रहे हैं कि जो ये विरोधी लोग जो तमाम आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी के समर्थन में हो सकते हैं अंदरूनी तौर पर, तो नहीं, मैं नहीं मानता कि इस बात को, क्योंकि बीजेपी तो मुझे अपना एक विलेन मान के चलती है। मैं मेरे समाज के लिए हीरो हो सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए विलेन हूं। कोई इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या आप सनातन के भी खिलाफ हैं? सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? हाँ जी। सनातन धर्म एक पुरातन धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातन धर्म की मान्यताएं और इस देश की जड़ों में है।
इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं और तमाम हिंदू संगठन ये आरोप लगाते हैं कि हम सनातन के विरोध में हैं या फिर हम बीजेपी के विरोध हम हिंदू धर्म के विरोध में हैं, तो मैं इसमें बता दूं, हम बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं लेकिन सनातन के विरोधी नहीं है। नवाब सतपाल तंवर पाखंड का विरोधी हो सकता है लेकिन हिंदू धर्म का विरोधी नहीं है। ऐसा कोई मेरा बयान नहीं है। मैंने मुसलमानों के समर्थन में जरूर बयान दिया हो सकता है, मैंने पाखंड के खिलाफ जरूर बोला हो सकता है, लेकिन धर्म की खिलाफत कभी नहीं की। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं हिंदू धर्म का त्याग कर दूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा उस गुलामी से। गुलामी गुलामी होती है, लेकिन यदि मैं हिंदू धर्म का त्याग ना करके हिंदू धर्म में व्याप्त सभी बुराइयों को दूर करूंगा तो मुझे लगेगा घर की सफाई कर रहा हूं। आपको कई बार मंदिरों की बजाय मस्जिदों में देखा गया टोपी पहन के, इस पे क्या कहेंगे? मैं मंदिर भी जाने को तैयार हूं, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूं, मैं नमन करता हूं वहां भी, मैं मस्जिद में जाता हूं तो टोपी भी पहन लगाई है, लोगों को बड़ी बातें खलती है। मैं चर्च में भी गया हूं, मैं जैन समाज में भी गया हूं, बौद्ध मठ में भी गया हूं। मैं मानवता का दरवाजा मानता हूं हर धर्म को। मैं मंदिर में भी जाने को तैयार हूं, लेकिन वो खबरें मेरे कदमों को रोक लेती हैं। जो खबरें देश के अभी जो पूर्व महामहिम राष्ट्रपति हैं, उस समय वो महामहिम राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके तो नाम में भी राम लगा है, उनके तो नाम में भी नाथ लगा है, उसके बावजूद भी उनके मंदिर जाने के बाद उस मंदिर को धोया गया था। ये खबरें मेरे कदमों को रोक लेती हैं। वो खबरें मेरे कदमों को रोक लेती हैं जब मैं न्यूज चैनल में और मैं अखबारों में हेडलाइंस देखता हूं और पढ़ता हूं कि मंदिर जाने से दलित को रोका। कुछ मंदिरों के बाद बोर्ड लगे हुए शूद्र का प्रवेश करना मना है, तो वो मेरे कदम रुक जाते हैं वहां आकर के। यदि मंदिर सबके लिए बराबर है तो फिर दलितों का बहिष्कार क्यों? मंदिर सबके लिए बराबर है तो दलित ही शिविर की सफाई क्यों करते हैं? मंदिर सबके लिए बराबर है तो दलितों को मंदिर में पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता? मंदिर सबके लिए बराबर है। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि हनुमान जी तो दलित है। यदि हनुमान जी दलित है तो सब हनुमान जी के मंदिरों पर दलितों का अधिकार होना चाहिए। मैं हालांकि बंटवारे की बात नहीं करता, मैं बांटने की बात नहीं करता, मैं भाईचारे की बात करता हूं। यदि हिंदू धर्म की अगुवाई करने वाले कुछ पुरोहित या कुछ पंडित या फिर कुछ पुजारी या फिर कुछ लोग जो कि इस वर्ग से नफरत करते हैं, यदि वो इस नफरत को छोड़ दे तो मैं मंदिर भी जाने को तैयार हूं। चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आपकी भीम सेना के बीच में वैचारिक अंतर कितना है? क्या आप लोग भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे? ये सवाल तो उससे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। उसने कई साल मेरे साथ बिताए हैं, मेरा बहुत प्यार रहा है उसके प्रति। मैंने उसको तरक्की करते हुए देखा है, उसकी तरक्की में अपना योगदान भी दिया है, बहुत योगदान दिया। पुराने लोग अच्छे से जानते हैं। राजनीति में कभी कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। वो मेरा छोटा भाई है, मेरा प्रेम आज भी उतना ही है जितना पहले था। ये सवाल उससे भी होना चाहिए कि क्या सतपाल तंवर के साथ तुम वापस काम करने को तैयार हो, जैसे 2010 से 2015 तक वो भीम सेना के सक्रिय सदस्य रहे। 2015 में उन्होंने अपनी भीम आर्मी अलग बनाई, तब भी मैं हमेशा ये कहता रहा कि भीम आर्मी इंग्लिश में है और भीम सेना हिंदी में है, फिर भी मैं एकता की बात करता रहा। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मतभेद नहीं है ये, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि मजबूरन हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसका साथ पकड़ना पड़ जाता है। कुछ मजबूरियां हो जाती है, ऐसा हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन फिर भी राजनीति के मामले में ना कोई मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे रास्ते मेरे लिए हमेशा खुले हैं जैसे पहले थे। सर, वर्तमान राजनीतिक माहौल में आपको संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या नजर आ रहा है? भीम सेना इससे कैसे निपटेगी? वर्तमान राजनीति में संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा तानाशाही है। जो तानाशाही संवैधानिक मौलिक अधिकारों, संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों का हनन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के संविधान को खत्म कर देना चाहती है,
तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बड़ा खतरा कोई नहीं है इस देश के संविधान के लिए, और संविधान की सुरक्षा के लिए ही भीमसेना है। और हम आवश्यकता पड़ने पर अपनी कुर्बानियां भी देंगे, ठीक उस तरह से जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, उनके बच्चों ने दी थी। हम वो अपनी कुर्बानियां भी इस देश के लिए मर मिटेंगे, समर्पित रहेंगे, संविधान के लिए ही नहीं, देश के लिए भी। जब जब देश पे संकट आएगा तो भीमसेना अग्रणी खड़ी नजर आई थी और आएगी भी। दलित आंदोलन में सबसे पहले कई बड़े नाम आ रहे थे, संगठन सक्रिय थे। क्या भीमसेना बनाकर आप समाज की एकता को अधिक नहीं तोड़ा है? आप पर आरोप लगता है कि आप केवल अपना ही वर्चस्व कायम करने के लिए नया संगठन बनाया है आपने। हमारा संगठन तो बड़ा पुराना है, 2010 से है, तो 15 साल हो चुके हैं। राजनीतिक लॉन्चिंग के लिए तो ये सब नहीं है सर। देखिए 15 साल तक संघर्ष किया हमने, 15-16 साल तक हमने संघर्ष किया। हमने मुकदमे झेले, हमने लाठियां खाई, हमने हमले झेले, हमारी जान को 24 घंटे खतरा रहता है, हम लोगों के निशाने पर रहते हैं। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर सड़क पर संघर्ष करते हैं, दबे कुछ लोग की आवाज उठाते हैं। तो अगर हमें पार्टी बनाने का हमारा कोई इरादा होता तो हम लोग 15-16 साल तक इंतजार नहीं करते। लेकिन जब हमने देखा कि देश की जो दलित राजनीति है और देश की जो उच्च स्तरीय राजनीति है, दलित राजनीति से और ऊपर उठ के जो राजनीति है, इनमें कहीं ना कहीं बंटवारा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि हम बात करते हैं किसी एक वर्ग की, तो वो एक वर्ग की पार्टी बनके बीजेपी रह गई, सिर्फ हिंदुओं की पार्टी बनके रह गई। इधर और कुछ मुस्लिम पार्टियां है, वो सिर्फ मुसलमानों की बनके रह गई। इधर बहुजन पार्टी है तो वो बहुजनों की बनके रह गई। कोई अदर और पार्टियां है तो अलग अलग सब लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। तो क्या हम इससे ऊपर उठ सकते हैं? तो इससे ऊपर उठने का प्रयास एक नवाब सतपाल तंवर ने किया है। भीमसेना को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है सर? और क्या आप अपने संगठन के चंदे और खर्चे का ऑडिट सार्वजनिक करने की हिम्मत रखते हैं? अक्सर ऐसे संगठनों पर उगाही का आरोप लगता है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर मैं चंदे से ही जीवित रहता तो अब तक बहुत बड़ी बड़ी कोठियां मैं बना लेता। हमने इस समाज के लिए देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है, अब तक तो ये रहा। लेकिन रही बात खर्चे की, तो देखो मैं फिर भी आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, मेरी वाइफ है निशा तंवर एडवोकेट। वो जो भी अर्निंग उनकी आती है, जो भी पैसा वो कमाती है, तो उसमें से 90% हिस्सा वो मुझे दे देती है कि जाओ अपने समाज के लिए लगाओ, जाओ खर्च करो। और खुद भी हमारा है, जैसे कुछ हमने भी मेहनत करके कुछ काम किए हैं अपने, तो थोड़ा सोर्सेस हो जाते हैं। और भीमसेना में लगाने के लिए जो हमारे भीम सैनिक है, जो कार्यकर्ता है, वो खुद इकट्ठा करते हैं पैसा और वो लोगों तक पहुंचाते हैं। हम लोग लोगों की मदद भी करते हैं, जरूरतमंदों की भी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी इस तरह की कोई ऐसी बात की जगह नहीं है कि यदि कोई हमें फंडिंग कर रहा है तो हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, हम काम 15-16 साल से कर रहे हैं, शान से कर रहे हैं। हमारे पास कभी चीज की कमी नहीं आई। विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई होती है, लेकिन भीमसेना जैसे आक्रामक संगठन चलाने के बावजूद आप इन जांचों से बचे रहते हैं। क्या आपके सत्ताधारी दल के बीच भी कोई अघोषित समझौता है इसके लेके? ये तो कमी ढूंढते हैं, सरकार है तो सरकार कमी ढूंढेगी, लेकिन मेरी कमी कहीं नहीं मिलेगी। मेरी कमी एक ही मिलेगी बस, वो कमी है कि इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज बहुत कर दिए। इसके अलावा रही बात ईडी की और सीबीआई की, तो मैं कोई पूंजीपति नहीं हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं दलित का बच्चा हूँ। मैं हर गरीब के लिए हूँ, हर दलित के लिए हूँ। मेरा भाई भूखा है तो मैं रोटी नहीं खा सकता। मैं लोगों की मदद करने की ज्यादा प्रयास में रहता हूँ। और मेरे नाम पर ना कोई भी घर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। मैं सिर्फ अपने जो सोर्सेस मेरे चलते हैं उसी तरीके से चलते हैं। तो ईडी सीबीआई को मेरे ऊपर किसी प्रकार का कुछ नहीं मिलने वाला है, ये चाहे कितने घोड़े दौड़ा ले। बीजेपी हिंदू गौरव और हिंदू एकता की बात करती है, जिसमें दलित भी शामिल होते हैं। आप बहुजन और भीम की बात करते हैं। क्या आपको लगता है बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव ने आपके जैसे संगठनों की जमीन कम कर दी है? आप दलित युवाओं को बीजेपी की ओर आकर्षित होने से कैसे रोकेंगे?
बीजेपी का काम है फूट डालो और राज करो। बीजेपी का काम है समझबाग दिखाओ। और बीजेपी में दलित भी है, वो भटके हुए दलित है। हम जल्दी उनकी घर वापसी करवाएंगे।